नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस चैनल में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल जो टिश्यू का चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसमें हमने लास्ट तक किया था, पेशी ऊतक तक किया था। और उसमें तंत्रिका ऊतक, जिसे हम लोग नर्व्स टिश्यू भी कहते हैं, ये बचा हुआ था। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जो नर्व टिश्यू होता है, ये कोशिकाएं जो होती हैं नर्व्स में, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से उत्तेजित होती हैं, यानी कि ये एक्साइट हो रही हैं। और इनका जो एक्साइटेशन है, ठीक है ना, ये इसलिए है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये सूचनाएं त्वरित रूप से पहुंचा सके, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई आपको टच कर दिया, ये तुरंत से एक्साइट होकर के माइंड को बताती हैं कि हाँ, किसी ने टच कर रहा है। आप मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके थाइज के आसपास में कोई छोटा सा चींटी है या चींटा है जिसने आपको काट लिया, ठीक है। अभी वो उसने अपना लगाया ही था, जो भी होता है, ठीक है, काटने के लिए अपना टूल, और वो इंफॉर्मेशन आपके तुरंत मस्तिष्क को या ब्रेन के पास पहुंच जाती है, ठीक। तो ये शीघ्र उत्तेजित होती हैं। उत्तेजना में संपूर्ण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच आती हैं, ठीक है ना। ये देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच आती हैं, ठीक। फिर क्या दिया है, तंत्रिका जो संवहन होता है उसमें इच्छा शक्ति प्रदान करता है। अब जो ये तंत्रिकाओं का ये जो संवहन हुआ, वो हमें क्या प्रदान किया, हमें अपनी इच्छा शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। यानी कि हम लोग कोई भी वॉलंटरली, ठीक है ना, वॉलंटरली कोई काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और जो तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिका ऊतक से निर्मित होती हैं। तीन चीजें हैं, ब्रेन की जो टिश्यूज हैं या ब्रेन सेल्स जो पाए जाते हैं, उनका जो समूह है, ठीक है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है ना। और आपका तंत्रिका जो है वो तंत्रिकाएं जो हैं, ठीक है ना, वो आपकी तंत्रिका ऊतक से निर्मित होती हैं, जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। वो जिस चीज़ से निर्मित है उनको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स बोलेंगे। ये न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका ऊतक की मुख्य इकाई है। यानी कि सपोज करिए कि ये कोई तंत्रिका ऊतक है, ये मैं छोटा सा फोटो बनाया हूँ। तो इसमें जो छोटी 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 सेल्स का समूह है, ये क्या है, यही न्यूरॉन्स है। सबका न्यूक्लियस बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये सारे सेल्स जो है, ये क्या है, कोई एक सेल को बोलेंगे न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जो मैंने पहले भी बताया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, वो होती है न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, वो होती है ओवम, ठीक है। ओवम मतलब अंडाशय की कोशिका, ठीक। और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, ठीक है ना, की कोशिका, ठीक है ना, जो मानव पुरुष में होती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है ये तीन प्रकार की होती है। पहला होता है तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है ना। दूसरा आता है तंत्रिका तंतु, और तीसरा होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया इंग्लिश में ही नाम है। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका जो है वो तीन भाग में बांटी जा रही है। साइटॉन, जिसको कोशिका काय कहते हैं, डेंड्रॉन, जिसको वृक्षिकाएं कहते हैं, और एक्सॉन, जिसको तंत्रिका कहते हैं। जैसे देखिए, फोटो देखते हैं हम इसका। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो है ये सब डेंड्राइट्स है, यही डेंड्रॉन है। ये जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, ठीक है ना, ये डेंड्रॉन्स है, ठीक। उसके बाद ये आपका एक्सॉन है, तंत्रिकाक्ष। ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ से, ये बॉडी में भिन्न 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 हिस्सों में ये लंबी सी एक संरचना है, बेलनाकार। बेलनाकार मीन सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ये एक शेप लिया हुआ यहाँ से ऐसे लंबा बिल्कुल गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सॉन या तंत्रिका। और साइटॉन जो होता है कोशिका का, ये वाला जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये मध्य का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको कोशिका का सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं, ठीक। चलिए ये देखते हैं कोशिका काय जो है उसका काम देखते हैं। कि तंत्रिका कोशिका जो है वो मुख्य भाग है, इसमें एक केंद्रक होता है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए एक न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है, ये जो मैंने रेड कलर का दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। और चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निसिल्स के
रंगीन कण होते हैं, ठीक है। तो मैं निसेल्स के रंगीन कण नहीं दिखाया हूँ, बस आप यहीं समझ लीजिए, ठीक। यहाँ पर आप लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। निसेल्स के रंगीन कण, ठीक। एक तरह की प्रोटीन है, इसका नाम है, ठीक है। निसेल्स के रंगीन कण यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वर्ड जो है हाईलाइट है, ठीक। नेक्स्ट है वृक्षिकाएं। वृक्षिकाएं को जो हमने डेंड्रॉन बताया, ये कोशिका काय से निकलते हैं, ठीक है ना। कोशिका काय से ये चारों ओर निकले हुए हैं, ठीक है ना। और ये कुछ करते नहीं है, बस प्रवर्धी यानी कि उसके एक तरीके से बढ़े हुए भाग हैं, डेंड्रॉन कहलाते हैं। और तीसरा है तंत्रिका या एक्सॉन। ये क्या करता है, साइटोन से न्यूरोलेमा में बंद रहता है, था बेलनाकार प्रवर्धी है, ठीक है ना, बेलनाकार प्रवर्धी है, ठीक। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संवेदनाएं या संदेश वाहक का कार्य करता है, संवेदनाओं को या संदेश वाहन का कार्य करता है। यही जो एक्सॉन है, ये लंबा वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है लंबा वाला, ठीक है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो मैं तो बहुत छोटा दिखाया हूँ, बट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ये। अब इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। और बस ये जान जाइए कि ये संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। दूसरा हम लोग का था जिसका नाम है तंत्रिका तंतु, ठीक। तंत्रिका तंतु को बोलेंगे नर्व फाइबर, ठीक। तो नर्व फाइबर क्या करती है, आइए चलिए इसके विषय में जान लेते हैं। नर्व फाइबर जो है, बहुत से तंत्रिका रेशे एक साथ मिलते हैं, जो भी पतले 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 तंत्रिका रेशे एक साथ मिलते हैं, ठीक है। और संयोजी ऊतक के द्वारा एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। संयोजी ऊतक जो कनेक्टिंग टिश्यूज थे, मैंने बताया था, पूरा चर्चा हुई है हम लोग की उस पर, ठीक है, कई टाइप के थे। तो संयोजी ऊतक के हेल्प से जो है तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और ये संवेदी तंतु जो है इसमें, ठीक है ना, ये आवेग कुछ अंग से मस्तिष्क में ले जाते हैं। मतलब कोई भी बॉडी पार्ट है आपका, सपोज कर लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, आपका हाथ है, तो इस पोर्शन से लेकर के ये गया मस्तिष्क में, ठीक है ना, ब्रेन में आपके लेके गए। उसके बाद क्या करेंगे, और प्रेरक तंतु जो होते हैं, दूसरे जो हैं प्रेरक तंतु, पहले हैं संवेदी तंतु, ठीक, सेंसरी फाइबर, सेंसरी फाइबर, और दूसरा है प्रेरक तंतु। प्रेरक तंतु को आपको बोलेंगे मोटर फाइबर, ठीक। इंग्लिश जानना हिंदी जानना कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। दो भाग उसका कर दे रहा है, जो आपके तंत्रिका तंतु है इसको दो भाग में बांट दे रहा है। पहला कह रहा है कि संवेदी तंत्र ये क्या करेंगे कि जो भी आवेग है उसको ग्राही अंगों से, यानी कि जो भी अंग है, मान लीजिए हाथ वो ग्राही अंग है, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपके मस्तिष्क या मेरुरज्जु जहाँ भी लेकर के जाएं, या तो ब्रेन तक लेके जाएंगे, या तो बैक साइड में आपके पीठ में जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरे वाले जो है मोटर फाइबर क्या करते हैं, वो मस्तिष्क से फिर सूचनाओं को लेंगे, यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन लेंगे। जो ये मोटर फाइबर है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाया और इंफॉर्मेशन लेके फिर किसी अंग तक गए कि उसके साथ क्या करना है। सपोज करिए यहाँ आपको मच्छर काटा, ठीक, तो इसकी इंफॉर्मेशन फटाक से आपको ले जाकर ब्रेन पे देगा, ठीक है। और जो आपके मोटर फाइबर या प्रेरक तंतु है ये वाले, ये क्या करेंगे, ये तुरंत आदेश देंगे मारो उसको, ठीक। इस प्रकार ये काम करता है। लास्ट है इसमें जो तीसरा था, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है, ये एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका ही है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के साथ उपस्थित रहती है, ठीक ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के साथ उपस्थित रहती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तो समझेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। तो इस प्रकार ये जो था आपका तीसरा तंत्रिका तंतु वाला जो पोर्शन है, तंत्रिका ऊतक वाला, ये बचा हुआ था, ये खत्म हो गया। तो देखिए कुल मिला के जंतु में ये 4 चीज़ें पढ़नी थी जो हमने पढ़ भी ली। एक उपकला ऊतक हमने छोड़ दिया था। संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यूज में ब्लड और लसिका और फिर रुधिर के विभिन्न डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे। फिर पेशी ऊतक में मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कैसे अस्थि उपास्थि कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद फिर तंत्रिका ऊतक आज हम लोग पढ़ लिए हैं, जो सबसे छोटा टॉपिक है यहाँ पर। परंतु हमने उपकला ऊतक या एपिथीलियम टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक।
तो चलिए देखते हैं काम क्या है एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक का। अंगों को ढकेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, एक बाह्य आवरण क्रिएट करते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं इसमें समीप होती हैं, इसीलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यानी कि अंतर कोशिकीय जो मैट्रिक्स जिसमें भरा रहता है, अंतर कोशिकीय अवकाश जिसको बोलते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में कुछ जगह, तो इसमें नहीं रहती है जगह, तो इसीलिए ठीक है ये कोशिकाएं पास पास होती हैं। फिर करते क्या है कि जल एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण करेंगे, जो भी जरूरी है। चोट या संक्रमण अगर कहीं हो गया त्वचा में तो उसको ठीक करने के लिए हेल्प करेंगे ये। उत्सर्जी पदार्थों का निकासी करेंगे, जैसे आप दौड़ते हैं तो आपके स्वेट ग्लैंड से, यानी कि स्वेद ग्रंथियां, जो पसीने की ग्रंथियां आपके त्वचा पर हैं, उसकी सहायता से आपका उत्सर्जी पदार्थों का निकासी भी होता है। फिर है कि जो इनके नीचे के ऊतक हैं, जैसे सबसे ऊपर मान लीजिए यही ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक उन्हें कहते हैं या एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इन टिश्यूज़ के नीचे जो दूसरे टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनकी ये रक्षा भी करते हैं। फिर संवेदी उत्तेजनाओं को ग्रहण करना, जैसे आपको कोई पीटा पटक के तो आपको एक थप्पड़ मारेगा, तभी आप जो है उस उत्तेजना को ग्रहण करेंगे, तुरंत रिस्पॉन्स जो है ब्रेन तक लेकर के जाएगा आपका जो तंतु होता है, ठीक है ना, संवेदी तंतु जो है। तो चलिए आइए इसके विषय में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, ये फर्दर कैसे डिवाइड होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। चलिए, जो उपकला ऊतक ये एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम बोलते हैं डायरेक्ट इसको। ये पहले तो दो भाग में विभाजित होती है, ठीक। देखिए क्या क्या इसके भाग हैं। एक है सरल उपकला, ठीक, और एक है संयुक्त उपकला, ठीक है। अब सरल उपकला जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे शल्की, स्क्वामस, घनाकार क्यूबॉइडल, स्तंभाकार कॉलमनर, पक्षमाभि, सिलेटेड, छद्म स्तरित, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये कुछ इनके डिवीजन है। दूसरा है आपका संयुक्त उपकला के जो है वो है स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, यानी कि परिवर्ती संयुक्त और स्तरित संयुक्त, ठीक। आइए समझते हैं शॉर्ट में कैसे क्या क्या है, सबका फोटो बना करके मैं पहले से लेकर आया हूं। यह है स्क्वामस एपिथेलियम या शल्की उपकला ऊतक, ठीक। ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, शल्की उपकला ऊतक है ये, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? आपके मुख में पाई जाएगी, ठीक, मुख के इनर लेयर में पाई जाएगी, यानी कि आंतरिक मुख में, यानी मुख की परत में पाई जा रही है। अंतःकर्ण में पाई जा रही है, कान के अंदर में पाई जा रही है। रुधिर नलिका में पाई जा रही है, जो ब्लड वेसल है आपकी, इनके अंदर में पाई जा रही है, ठीक है ना। अंदर में मतलब इनकी भित्तियां बनाती होगी ऐसे, ठीक है ना, ये जो पोर्शन बना हुआ है अंदर से इनको बनाती होगी, ठीक। जैसे ये बाहर का पोर्शन और ये अंदर का, तो ये अंदर वाला बनाती है, ठीक। आहार नाल में पाई जाती है, जो इसोफेगस है आपका, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ, ये आपका गला है, ये आपका मुंह है जो आपने खाया, ठीक। तो ये जो आहार नाल से अंदर जा रहा है, ठीक है ना, यही इसोफेगस है, ठीक। इसोफेगस है, ठीक। ओसोफेगस ओसोफेगस होता है, आहार नाल या इसोफेगस बोलते हैं, ठीक। फिर त्वचा में ये पाई जाती है। करती क्या क्या है? सुरक्षा काम करती है, श्रावण यानी कि एक्सक्रेशन का काम करती है, गैस के एक्सचेंजेस में सहायता करती है। यही होती है आपकी शल्की उपकला या स्क्वामस, ठीक है ना। अगला आता है हम लोग का घनाकार या क्यूबॉइडल। घनाकार या क्यूबॉइडल, इसका कुछ शेप जो है वो घनाकार है, आप देख रहे हैं कुछ घन के आकार का है, घन कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो है घनाकार है। इसका पाई कहाँ जाती है? किडनी या वृक्क में पाई जाती है, लार ग्रंथियों सलाइवरी ग्लैंड्स में पाई जाती है, ठीक है। मूत्र मार्ग में पाई जाती है, आपका यूथेरा में पाई जाएगी, मतलब जहाँ से मूत्र कर रहे हैं वो जो मार्ग होता है, ठीक है। सपोज करिए ऐसे आपका टॉयलेट आया, फिर उसके बाद आपने मूत्र मार्ग से निकाला उसको,
थायराइड में पाई जाती है। मैंने एक दिन और समझाया था थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो ये गले में आपके थायराइड ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, उसके बाद और भी अलग अलग जगह पाई जाती है। इनका काम क्या है, अवशोषण और उत्सर्जन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रेशन। ठीक, यानी कि किसी भी चीज़ का अवशोषण करती है और उसका उत्सर्जन में सहायता करती है। देखिए इसी जगह पे पाई भी जा रही है, जैसे मूत्र मार्ग में पाई जा रही है, वृक्क में पाई जा रही है, थायराइड में, और एक लार ग्रंथि में पाई जा रही है जहाँ अवशोषण का काम करती होगी। ठीक, अगला आता है स्तंभाकार इपिथीलियम। जैसा कि नाम से पता है कॉलमनार इपिथीलियम, थोड़ी लंबी लंबी कॉलम टाइप्स की है। ठीक है ना, देख रहे हैं, थोड़ी लंबी इपिथीलियम है। ये पाई जा रही है आमाशय में, यानी कि स्टमक में, आंतों के स्तर पर पाई जा रही है। जो भी आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, लॉन्ग इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, उसमें पाई जा रही है उनके स्तर पर, यानी कि इनर लाइनिंग में पाई जा रही है अंदर। वायु कोष्ठ या एल्वेलाई में पाई जा रही है, ये फेफड़े में पाई जा रही है, फेफड़ों में एल्वेलाई होता है। ठीक है ना, वायु कोष्ठों में भोजन का अवशोषण करती है और श्रावण करती है, सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये भोजन जो भी होता है उसका अवशोषण करेगी, देखिए आमाशय में, आंत के स्तर पर, वायु कोष्ठ में, और श्रावण करेगी। ठीक है ना, यहाँ एल्वेलाई में पाई जा रही है तो यहाँ पर भोजन का नहीं, जबकि ऑक्सीजन या अन्य चीज़ों का श्रावण करती होगी, अवशोषण भी करती होगी। ठीक, फिर आ रहा है पश्चिमा भी, यानी कि सिलेटेड। सिलेटेड कुछ इस प्रकार की है, इसमें अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना, ये जो केंद्रक है कुछ अंडाकार पाया जाएगा। ये लार ग्रंथियों में पाई जा रही है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड में पाई जा रही है। मेल फीमेल के यूरिनरी सिस्टम में पाई जा रही है, यानी कि मूत्र मार्ग में पाई जा रही है। ठीक है ना, और वायुनाल और ब्रोंकाई में भी पाई जा रही है, यानी कि फेफड़े में भी ये पाई जाती है। ठीक है ना, फिर अगला आता है जो वो कंपाउंड एपिथेलियम इशू है, टिश्यू है। संयुक्त उपकला ऊतक, इसमें दो आते हैं, स्ट्रेटिफाइज और ट्रांजिशनल। ठीक है ना, एक सेकंड में देखता हूं। संयुक्त उपकला के अंदर में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है ना, देखते हैं। इसमें दो टाइप आती है, पहला होता है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा होता है ट्रांजिशनल। हिंदी ऊपर लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा, एक स्ट्रेटिफाइड और एक ट्रांजिशनल। ठीक है ना, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं परिवर्ती, यानी कि ट्रांजिशनल वाले का फोटो देख करके इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो मूत्राशय का आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। कब बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लैडर है, ये आपकी ब्लैडर है। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिजाइनर नहीं बन रहा, वेट, मान लीजिए ये मूत्र का ब्लैडर है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। ठीक, ये अपनी मैक्सिमम अवस्था में है, जबकि इसमें पेशाब भर गया है और इसका शेप कुछ ऐसा हो गया है। ठीक, और जैसे ही आप टॉयलेट कर लेते हैं, ठीक है, तुरंत इसका शेप बिर ऐसा हो जाता है। ठीक, तो इसका जो फूलना पिचकना है, यानी कि ये जो बढ़ जा रहा है, ठीक, और फिर अपने शेप में आ जा रहा है, इनमें यही परवर्ती संयुक्त उपकला पाई जाती है। ठीक है ना, यही ऊतक पाए जाते हैं, इनको ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये संयुक्त उपकला ऊतक के एक भाग हैं। इनमें जो है मूत्राशय का आकार बड़ा हो जाता है, वह जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो बाद में छोटा हो जाता है। तो ये काम जो है इन्हीं का है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्लांट का जितना भी टिश्यू था वो पढ़ लिया। मैंने आपसे कहा था कि सॉरी, एनिमल के जितने भी टिश्यू के टाइप थे वो हमने पढ़ लिए। जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पहले पढ़े, जो परीक्षा के दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट थे उनमें भी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने बाद में पढ़ी। अब हम लोग पहले वादा कर चुके हैं कि प्लांट के भी टिश्यूज़ हों हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूंगा। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, अगर आपको इतना डिटेल्ड पढ़ने का मन हो, कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट में, सारी बुक एक ही तरह होती है। ठीक है,
तो उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं या फिर महेश कुमार बर्डवाल ले लीजिए, जिससे मोस्टली मैं रेफर करता हूँ चीज़ों को, और एक घटना चक्र ले लीजिए जिससे मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। अब जो प्लांट टिश्यू हैं या पादप उदक हैं उनके विषय में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें दो टाइप के आते हैं, पहला होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ठीक है ना। विभाज्य ऊतक मतलब ऐसे ऊतक आते हैं जो कि आपका विभाजन करने में सक्षम होते हैं, और जो स्थायी ऊतक होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो विभाजन करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो विभाजन नहीं करते हैं। एक तरह से जो मृत ऊतक होते हैं उन्हीं से ये स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो विभाज्य ऊतक जो मैंने बताया है, इसमें सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि केवल ये पादप में पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये विभाज्य ऊतक है, इसमें जो है विभाजन होता है। मेरी स्टेमेटिक पहले भी लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात की थी। मेरी स्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना, स्टेम आता है इसमें, देखिए, ठीक है ना। तो विभाज्य ऊतक जो है केवल पादप में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये आपके एनिमल्स में नहीं पाए जाएंगे। यही कारण है कि जो पौधे हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन पौधों में होता रहेगा, वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहेंगे। अब आते हैं कि इनके अंदर जो है अंतरकोशिकीय कोई भी स्थान नहीं पाया जाएगा, यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा, यानी कि जो इनकी सेल्स होंगी वो बहुत नज़दीक होंगी। दूसरी चीज़ की कोई मैट्रिक्स टाइप की संरचना इसमें पाई नहीं जाएगी। आइए जानते हैं, इसकी तीन पार्ट होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकोलेरी, यानी कि शीर्षस्थ यानी कि जो शीर्ष में पाए जाएंगे, पार्श्वीय यानी कि जो चौड़ाई बढ़ाने में पाए जाएंगे, और तीसरा अंतर्विष्ट जो कि शीर्षस्थ का ही एक पार्ट है। अब इनके विषय में यही समझ लेते हैं। जो शीर्षस्थ होते हैं वो जड़ और तना में पाए जाते हैं। जैसे जड़ें जो है, कोई प्लांट है तो इसकी जो जड़ जो है वो बढ़ती है, ठीक है, और इसका जो तना का पोर्शन है, ये जो तना का पोर्शन है ये बढ़ता है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना, और ये पेड़ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ऐसे बड़ा होता जाएगा, ठीक, और जड़ अंदर चलती जाएगी, ये जड़ इधर इधर इधर, ठीक। तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं, एपिकल या शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। तो इनके विषय में बस इतना ही जानना है कि इनमें जो है वृद्धि बिंदु होते हैं, यानी कि ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, जिसकी मदद से ये जो है निरंतर विभाजित होती हैं इनकी कोशिकाएं, और ये जो है बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, बढ़ने का मतलब वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब केवल बढ़ना नहीं होता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में बढ़ना है। दूसरा है लेटरल, कि एक जब सीमित ऊंचाई पा गए, ठीक, तो फिर तने की परिधि या मूल में, यानी कि तने की परिधि में फिर ये डेवलपमेंट करेंगे। मान लीजिए कि कोई पेड़ पहले ऐसे पतला है फिर चौड़ा हो जाता है, कैसे? क्योंकि ये तने की परिधि में पाए जाएंगे, लेटरल या पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। तो ये धीरे धीरे जो है तने को चौड़ा करेंगे, और मूल में पाए जाएंगे, यानी कि जड़ भी जो है इनकी मदद से लंबी होती है। तो इनको बोलते हैं लेटरल या पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। तीसरा है इंटरकोलेरी, ठीक, इंटरकैलरी इंटरकैलरी जो है, सॉरी, इंटरकैलरी जो है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, अंतर्विष्ट जो है ये टहनियों में पाए जाएंगे, उनके इंटरनोड्स यानी कि पर्व में पाए जाएंगे, या पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पत्तियों के आधार में, टहनी के पर्व में, पत्ती के आधार में। जैसे समझ लीजिए कि कोई टहनी है, यहां मैं बना रहा हूं, कोई टहनी है, ठीक, तो उनके आधार में पाए जाएंगे, यहां पाए जाएंगे, ठीक, या कोई पत्ती निकली तो उसके पर्व में पाए जाएंगे, यहां पर्व में, ठीक है ना, जहां से पत्तियां निकलती हैं वहां पाए जाएंगे, ठीक। चलिए, ये तीन टाइप हो गई जिसके विषय में बताना था। अगला आता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जटिल ऊतक, एक सेकंड, एक होते हैं जटिल ऊतक, एक होते हैं सरल ऊतक। तो सरल ऊतक के विषय में पढ़ते हैं। सरल ऊतक में तीन ऊतक आएंगे, एक होंगे मृदु ऊतक, ठीक है, पैरेन्काइमा जो मैंने बताया था, ठीक, कॉलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक, और स्क्लेरेन्काइमा
ठीक। दृढ़ ऊतक, तो पहले मृदु ऊतक के विषय में जानते हैं। जो चीज़ मैं पढ़ता जाऊंगा उसको लिख दूंगा और हाईलाइट कर दूंगा। मृदु ऊतक जो है नाम से ही पता चल रहा है क्या है, मृदु है, यानी कि सेल्यूलोज के बने होंगे, कोमल होंगे, ठीक है, पतले होंगे, कोमल होंगे। इनकी जो कोशिका भित्तियां होंगी वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होंगी, ठीक है, सरल कोशिकाएं होंगी इनके पास। तो ये मेनली जो है गैस विनिमय, यानी कि गैस एक्सचेंज करेंगे पौधों में, ठीक है ना। जो भी गैस एक्सचेंज होती होगी, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये आपका गैस विनिमय का काम करेंगे मृदु ऊतक। हरित लवक, ठीक, हरित लवक से संबंधित कार्य करेंगे, ठीक है ना। मृदु ऊतक में हरित लवक की संख्या अधिक होगी। फिर उसके साथ साथ और क्या करेंगे, ये पौधों की रक्षा करेंगे। तो ये काम है आपका मृदु ऊतक या पैरेनकाइमा का, PARENCHYM, ठीक। अगला आता है आपका स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक को कॉलनकाइमा कहते हैं। जैसे अंतर कोशिकीय दूरी इनमें कम होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें लचीलापन होता है। जो लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा, इनका नाम भी वही है, कोलेनकाइमा, परंतु कोलेनकाइमा जो है वो लचीलापन देता है। ये जड़ में नहीं पाए जाते हैं, जड़ में नहीं पाए जाते हैं, तने के नीचे पाए जाते हैं, पर्णवृंत में पाए जाते हैं, ठीक, पुष्प वृंत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो तने में नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, ये आपको मैंने बता दिया, कोलेनकाइमा के कारण होती है। ये लीफ के पेटियोल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और पुष्पवृंत यानी कि पेडिसल में पाए जाते हैं, पेडिसल में पाए जाते हैं, पुष्पवृंत में और लीफ के पेडियोल, ठीक है ना। चलिए अगला आता है दृढ़ ऊतक। तो अभी जो मैं मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक बताया हूं, ये दोनों जीवित कोशिकाओं से बनते हैं और जीवित ऊतक हैं ये दोनों, ठीक है ना। यानी कि इसमें वृद्धि हो रही है, चेंज हो सकता है, दोनों जीवित ऊतक है। परंतु ये जो दृढ़ ऊतक है या स्केलेरन काइमा है, ये यहीं से अलग हो जाता है कि ये मृत ऊतक है। कैसा ऊतक है, मृत, ठीक है ना, मृत ऊतक है। पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं बीज में। कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के बीज में, फलों के रेशे युक्त छिलकों में। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा फल है जिसमें रेशा युक्त छिलका है, बिल्कुल है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ठीक है ना, कोकोनट, ठीक है ना, कोकोनट में पाया जाएगा। फिर ये जो है दो जगह मैंने बता दिया आपको दृढ़ ऊतक कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। दृढ़ ऊतक जो है एक काम और करता है, ये भी लचीलापन देता है पौधों को, दृढ़ता देता है, उसके साथ लचीलापन भी देता है, ठीक है ना। और इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें मृत कोशिकाएं भाग लेती हैं, दृढ़ता देगा, लचीलापन भी देगा, लेकिन ज़्यादा दृढ़ता देता है पौधों को। अब अगला आता है, ये तो सरल ऊतक का था इतना सारा। अब आते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। इनके विषय में मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन फिर भी छोटी सी चीज़ें जान लीजिए। एक फोटो बना के ले आया हूँ, चलिए। इसमें पहला कह रहा है कि नो इंड वॉल, जो डिफरेंस है, यानी कि इसमें कोई इंड वॉल नहीं रहता है, कोशिका के बीच अंतःभित्तियां अनुपस्थित हैं, ठीक है ना, अंतःभित्तियां अनुपस्थित हैं। वाटर एंड मिनरल, पानी और खनिज को ले जाने वाला ये जाइलम है। पानी और
भोजन को ले जाने वाला ये कौन है? जाइलम है। ठीक है, पानी या जल को ले जाता है जाइलम, याद कर लीजिएगा इसी से, जल मतलब जाइलम। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? वन वे ट्रांसपोर्टेशन। वन वे ट्रांसपोर्टेशन, आप ध्यान से देखिए, ये जो तीर लगी हुई है ये केवल एक डायरेक्शन में है, ठीक है ना, यानी कि केवल जा रहा है, लौट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये एक दिशीय परिवहन करते हैं। ठीक, ये जाइलम के बारे में था। जहाँ फ्लोएम आते हैं तो सबसे पहले तो टू वे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, यानी कि द्विदिशीय परिवहन, यानी कि खाना जा भी रहा है और खाना आ भी रहा है। ठीक है, इस ऐसा क्यों होता है अभी मैं समझा दूंगा आपको, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझा दे रहा हूँ। देखिए, चूंकि जो पानी है वो आपके भूमि से ही जड़ों द्वारा खींचा जाएगा, तो उसमें जाइलम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक तरह के मृत ऊतक हैं, आपको पहले ही बताया, इसमें कोई लिविंग सेल नहीं है, मृत मरे हुए जो पेड़ के भाग होते हैं उनके बीच की छेद के, उनके बीच की जो छेद होती है वही जाइलम होती है। तो उसमें से जल होकर के ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जल ऊपर की ओर जाएगा तो उसको लौटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जल नीचे से खींचा गया और बाकी ब्रांचेस में डिवाइड करके दे दिया गया, तो टू वे काम होने का कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु फ्रूट या मतलब जो भोजन निर्माण है उसका कार्य क्या है? मान लीजिए कि नीचे की पत्तियों में भोजन निर्माण हो रहा है, अब उसको जड़ तक भी जाना है, तो एक और उसको नीचे आने का प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और एक बार उसको ऊपर की पत्तियों या ऊपर के ऐसे क्षेत्रों में जाना है जहाँ भोजन नहीं बन रहा है, तो ऊपर भी जाने के लिए इसको सुविधा होनी चाहिए, तो इसीलिए ये टू वे होता है। ठीक, लेके जाता है, वाटर और फूड दोनों ले जाता है, बस आप इसको जानेंगे, फल के विषय में जानेंगे, फल भोजन के विषय में जानेंगे, वाटर के विषय में नहीं जानना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सेल वॉल विद परफोरेशन, छिद्र युक्त कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें जो है छिद्र युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, ठीक है, तो इसके विषय में जान जाइए, छिद्र युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये लेक्चर जो है ऊतक का लेक्चर, जो टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आए तो मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करता हूँ सच में, और मैं आपके कमेंट्स को चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे जो भी इम्प्रूवमेंट नीडेड है मुझे, जो मुझे नहीं खुद से समझ में आती है कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, वो मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव कर लूँ। पहले कुछ लेक्चर्स में मुझे आप लोगों ने बताया साथियों कि सर वॉइस की कुछ दिक्कत आती है, शायद उतनी क्लियर वॉइस नहीं आती है, तो मैंने एक उसके लिए माइक रख लिया है और माइक से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि पेन का कलर या जो भी कहीं भी परेशानी दिखती है, या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, या फिर स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम है, या हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल लिखिए। कुछ हमारे मित्र हैं जो ये भी लिखते थे सर कि आप कोशिश करिए कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये देखिए एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है, देखिए जो पर्सनली मुझे लगता है कि चाहे आप थोड़े से इंग्लिश के वर्ड यूज़ ही कर लो, ठीक है, या आप थोड़े से हिंदी के वर्ड यूज़ कर लो, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी है। आपको एक बार की जगह 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा वो नाम या वो वर्ड, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंग्लिश को पैरेलली ले करके चल रहा हूँ हमारे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जब भी कोई क्लेम होता है क्वेश्चन पे, तो उसमें कहा जाता है कि द लैंग्वेज इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड। ठीक है ना, वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, वो स्टेटमेंट प्रेफर किया जाएगा रादर देन हिंदी, क्योंकि हिंदी तो डायरेक्टली आजकल एक गूगल बाबा है उनमें रख करके पेस्ट करके और फिर सीधे ट्रांसलेट कर दी जाती है। तो आप थोड़े से वर्ड इंग्लिश के ज़रूर देखें और वोकैब अच्छा रखें। मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने शब्द भंडार या वोकैब अच्छी रखते हैं तो आप कहीं जीवन में फंसेंगे नहीं। चलिए फिर से बता देना चाहता हूँ कि केसेस देखिए रोज़ बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी के साथ रहें, मास्क लगाएं, ठीक है, और मास्क लगाएं, अपने जो भी आपके घर में ओल्ड मेंबर्स हों उनका ध्यान दें, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। बाकी ये देखिए अभी मास्क लगा लिया है, ठीक है, तो मास्क लगा के रखें, ठीक।
इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आप इस वर्ष जरूर सफल हो जाइए, ठीक है ना। जय हिंद।